अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पे वर्क कर रहे थे और इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर देखते हैं। 3 यूनिफॉर्म रॉड्स ओ ए ओ बी ओ सी आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ। तीनों की लेंथ क्या है? 1 है, मतलब तीनों की लेंथ L1 L2 और L3 सेम है और वो 1 के इक्वल है। एंड यूनिट मैस, और तीनों का मैस भी क्या है? वो भी 1 था आपके पास। रिलेटिव टू ओ एक्स वाई जी ए बी सी आर, और ये तीन आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे। ए के ये पॉइंट था, सी ये था और बी यहाँ पे पॉइंट था, ये वाला पॉइंट बी आपके पास मौजूद था। ए बी सी तीन पॉइंट्स थे। शो दैट द प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम एट ओ। अब आपने कहाँ पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था? इस पॉइंट पे निकालना था। तो ये वाला रॉड ओ ए आपके पास सिंपल एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, ओ बी जो था वो जी एक्सिस के लॉन्ग था, तो हमें इतना इशू नहीं हुआ। हमारा इशू कहाँ पे हो रहा था? ओ सी पे, क्योंकि ओ सी किसी भी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ये जस्ट एक लाइन के तौर पे, रॉड के तौर पे पड़ा हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जो ओ सी हमने कहा था कि ये एंगल्स बनाता है, अल्फ़ा बीटा और गैमा बनाता है, वहाँ से tan अल्फ़ा निकाला और यहाँ से आपके पास डायरेक्शंस आ गई। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मौजूद था, ये एक्चुअली एक इंक्लाइंड रॉड बनता है। इस तरीके से ओ सी मौजूद है ना, तो इंक्लाइंड रॉड है। अगर रॉड इंक्लाइंड हो और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमें चाहिए था अल्फ़ा बीटा गैमा, क्योंकि तीनों एक्सिस के लॉन्ग था, तो अल्फ़ा बीटा गैमा हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पे अल्फ़ा पुट किया, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गैमा पुट कर लिया। अब इसके बाद ओ सी रॉड है और ये वाई और ये जो है इस पे जी जो है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ रॉड हमने ड्राइव की थी, जो कि इस फॉर्म में थी। ये आपने क्यों ड्राइव की थी? क्योंकि एक्चुअली रॉड है, 1 डायमेंशनल है, तो हमें इसकी लेंथ चाहिए थी। लेंथ डायरेक्ट तो हम इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो हमें क्या किया कि डी एस फाइंड आउट किया। डी एस किसके इक्वल होता है? 1 + dy/dx², और साथ में डी एक्स, क्योंकि आपके पास एक्स की लिमिट्स गिवन थी, तो इस इक्वेशन के थ्रू आपके पास y आ गया था। यहाँ इसका विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेटिव लिया तो कुछ इस फॉर्म में आ गया। ds जैसे ही आपके पास आया, हमने मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई फाइंड आउट किया, जो कि सबसे पहले माइनस के साथ था, फिर उसके बाद एक्स वाई आया और फिर साथ में आपके पास आ गया लेंथ। लेंथ क्या थी? 2/3 √dx, और डेंसिटी भी आ जाएगी। इसके बाद इसको हमने इंटीग्रेट किया। अब आए इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 3√2 है, क्योंकि x के लॉन्ग है। इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो इस 0 से लेके इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू 3√2 मौजूद है, तो आपने इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसको किया इंटीग्रेट। 10 फॉर होल सिस्टम। अब सबसे पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट ओ ए, फिर अबाउट ओ बी, फिर अबाउट ओ ए सी, मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। जब तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो आपने लास्टली तीनों को किया ऐड। किस लिए? तीनों रॉड्स का इकट्ठा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। जो जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए थे, इन तमाम को आपने ऐड किया और लास्टली इनर्शिया मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, जो कि आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जी, मतलब इन तमाम की वैल्यूज़ इस फॉर्म में लिख दी। जैसे ही आपका इनर्शिया मैट्रिक्स बन जाता है तो आपने ऑब्ज़र्व करना था कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर आप देखें तो बज़ाहिर आपको कुछ भी कॉमन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, 12। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इसको सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिसमें फ्रैक्शंस मौजूद ना हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आपने देखना है कि इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो आपने देखा 12 एक ऐसा नंबर है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 भी 12 को डिवाइड करता है और 3 भी। इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद ये वाला जो कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स बचा था, इसकी आपने क्या फाइंड आउट किया? आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट की। आइगन वैल्यूज़ के लिए आपने -λ की फॉर्म में लिखा है =0,
और यहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई और यहाँ से लैम्डा की जो हैं वो 3 वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी ऊपर वाली इनर्शिया मैट्रिक्स में रिप्लेस किया तो आपके पास प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ गए। यही हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था, इसलिए हमारा मेन फोकस जो है वो किस पे होगा? प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पे। ठीक हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राइंगुलर प्लेट। प्लेट किस तरह की है? ट्राइंगल की फॉर्म में है, मतलब इस तरह की ट्राइंगल की फॉर्म में प्लेट है। इज़ मेड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल एंड हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ a 2a और 3 स्क्वायर रूट a। इसकी साइड्स की जो लेंथ क्या है? एक की लेंथ a है, एक की लेंथ a है, दूसरे की लेंथ 2 है a है और तीसरे की लेंथ क्या है? 3 स्क्वायर रूट a है। डिटर्मिन द प्रिंसिपल एक्सिस। आपने क्या बताना है? प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट 30 डिग्री कॉर्नर। हमने कहा कि ये एक ऐसा कॉर्नर है जो इंक्लाइंड एट 30 डिग्री है। इस कॉर्नर के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने हैं। अगर आप देखें तो आपने ट्राइंगल का ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ है अबाउट इट्स बेस लाइन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए आपको ये वाले डिस्टेंस चाहिए, जिसके लिए आप इस ट्राइंगल का सेंटर मेंशन करेंगे, जो कि प्लेन बॉडी है, तो इसके सेंटर को आप क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। सपोज एम बी द मैस ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो मैस क्या है वो कैपिटल एम है, विद साइड्स a 2a 3 स्क्वायर रूट a हैविंग वर्टिसेस दिस। मतलब ये जो आपने जितनी बातें अभी एक्सप्लेन की हैं उसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा। सपोज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज g। अगर सेंट्रॉइड g है तो आपने क्या किया? तीनों के एक्स पॉइंट्स आपस में ऐड होके 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, तीनों के एक्स पॉइंट, और उसके बाद तीनों के वाई पॉइंट्स ऐड होके 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास g इस फॉर्म में आ गया। ये वाला जी का सेंट्रॉइड का हमने फार्मूला लिखा। इसके बाद क्या है? ड्रॉ एल एल डैश पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपके पास वाई एक्सिस मौजूद है, इसके पैरेलल आपने सेंटर में से पास करता हुआ इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ किया। अब अगर आप इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना चाहें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट वाई एक्सिस के लिए ये वाला डिस्टेंस काम आएगा, और अबाउट एक्स एक्सिस के लिए ये वाला काम आएगा, और ये वाला अबाउट वाई एक्सिस के लिए काम आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है ये क्या थी? आपके पास 3 स्क्वायर रूट a, 3 स्क्वायर रूट a थी। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ की बात करें तो ये सेंट्रॉइड है, इसकी ये वाली लेंथ क्या आई है? 2/3 स्क्वायर रूट x, 2/3 स्क्वायर रूट और x आई है। ठीक हो गया। इट मीन्स अगर आप a है, x की जगह पे क्या है? a ही था। इसका मतलब अगर आप इस टोटल लेंथ में से इसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाता है? d डैश डिस्टेंस आ जाता है। आपके पास जो d, सबसे पहले तो चले हम d डैश नेक्स्ट मौजूद है, ये आ गया। d डैश डिस्टेंस कैसे आया? इन दोनों की लेंथ को माइनस किया तो आपके पास d डैश डिस्टेंस आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो सेंट्रॉइड है इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है? 2/3 स्क्वायर रूट a। तो d डैश अगर आपने इसको कहा कि तो ये आ जाएगा। अगर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ तक ये वाली लेंथ 3 स्क्वायर रूट a और ये वाली लेंथ ये है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये एक्चुअली d की वैल्यू आएगी, d डैश की नहीं आएगी, क्योंकि d डैश तो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है, वो ऑलरेडी हम सेंटर कैलकुलेट करके कर चुके हुए हैं। ये इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड क्यों इन्वॉल्व हुआ है? ताकि हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अब d हमने क्या कहा था कि d l और l डैश और a b के दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट वही स्टेप हमने रिपीट किए, टोटल डिस्टेंस में से जो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है वो माइनस किया, तो आपके पास एक्चुअल जो d था वो ये आ गया, और जो d डैश था वो आपके पास ये वाला आ गया। d डैश ये वाला डिस्टेंस था ना सेंट्रॉइड तक का, और सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट था वो d डैश डिस्टेंस आ गया।
अब हम क्या करने लगे हैं, ड्रॉ एल एल डैश पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस था, इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया एल एल डैश। आपको इसके डिस्टेंस का भी पता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर आप बात करें तो वो क्या था, 1/6 mh² फॉर ट्राइंगल अबाउट बेस ऑफ हाइट h। बेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बेस ये वाली थी ना, इसके अबाउट 1/6 mh² है। अगर आप एज की बात करें तो आपके केस में हाइट क्या है, ए हाइट है, तो ये इस तरह से आ जाता है। अब बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आई ए बी इज इक्वल टू आई जी। एक्स एक्सिस की जगह पे क्या मौजूद था, ए बी मौजूद था। एक्स एक्सिस की जगह पे आपके पास ये वाला ए बी है और आपके पास बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये तो जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। तो अब आपने कहा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आपने अप्लाई किया है तो आई ए बी जो कि ये वाला था वो किसके पैरेलल है, आई जी के पैरेलल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर डी क्या था, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया था इस फॉर्म में है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी आ जाएगा। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस की बात करें तो वो क्या आएगा, आई जी प्लस एम डी डैश स्क्वायर। जस्ट दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा और इस अकॉर्डिंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा। जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और वाई एक्सिस दोनों ऐड होकर क्या देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास प्लेन क्या बन रही थी, ट्राइंगल जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, एक्स वाई प्लेन थी। तो आपके पास जो जी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में एक्स को जी के साथ या वाई को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब अगर आप स्मॉल लेमिना की बात करें तो ट्राइंगल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि छोटी सी रेक्टेंगल से मिलके बनती है। तो आपने मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा। एरिया हमने डी एक्स और डी वाई कहा था, तो यहाँ से आपके पास इस फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई कैलकुलेट करना है। वो आ जाएगा माइनस इंटेग्रल एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स वाई और साथ में डी एम आ जाएगा। अब अगर आप इस डी एम को देखें तो डी एम किसके इक्वल आया, रो डी एक्स और डी वाई पे उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अब अगर हम इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें और साथ में ये वाली यहाँ से इक्वेशन ऑफ ओ बी किसके इक्वल आएगा। रीज़न क्या थी कि आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल मौजूद हैं। तो हम इसकी सबसे पहले हमने जो है डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करना है। जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की वो निकालनी है। अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ओ बी जो इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास ओ बी इक्वेशन है। यहाँ से एक्स अगर आप देखें तो वो क्या बनता है, 0 से लेके 3 के रूट, मतलब अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो 0 से लेके 3 के रूट a तक बनता है। y की वैल्यू कैसे आएगी, आपने इक्वेशन वाली इक्वेशन ऑफ ओ बी फाइंड आउट की, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया तो y की जो अपर लिमिट है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। y की वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो x इज इक्वल टू आ गया कुछ इस फॉर्म में, मतलब y की, सॉरी ये y की लिमिट्स थी, y बाहर मौजूद है तो ये किसकी लिमिट्स थी, y की लिमिट्स थी। y की लिमिट्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, वेरिएबल लिमिट्स थी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई ये आ जाएगा। अब हमने जस्ट एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकाला है, क्योंकि ट्राइंगल जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स जी और जी वाई दोनों क्या होता है, एक्स वाई तो आ गया ना, एक्स जी, यहाँ पे हमने लगाना था जी, एक्स जी और जी वाई प्रोडक्ट होने की वजह से ये 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है, इसलिए इसके बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, 0 हो जाएंगे।
तो जस्ट आपके पास ये वाले 3 जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज थे वो आएंगे और एक ये वाला आया, सिमेट्री की वजह से ये वाली वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ से हम देखते हैं कॉमन क्या क्या आता है। सबसे पहले तो ma² कॉमन आ रहा है, उसके बाद हम क्या कॉमन ले कि पूरा एक्सप्रेशन सिंपल हो जाए, तो हमने यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया। एक्चुअली जो जो नीचे अपीयर हो रहे थे हमने उनका एलसीएम लिया, जो एलसीएम बना उसको आपने डिवीजन में कॉमन ले लिया, ताकि आपका मैट्रिक्स सिंपल फॉर्म में रहे और इसमें कोई भी जो है वो फ्रैक्शन वाली टर्म्स ना आए, क्योंकि जब फ्रैक्शन वाली टर्म्स आएंगी तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस मैट्रिक की करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखेंगे। वो कैसे आएगी, डायगोनल एंट्रीज में से माइनस लैम्डा करने से आएगी, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी। देयरफॉर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आर, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे आपके पास, 1/12 ma² इंटू 20 आ गया, -5/3। मतलब जो जो यहाँ पे आपके पास आइगन वैल्यूज़ आई थी आपने 1/1 उसकी जगह पे उसको कर दिया रिप्लेस। नाउ वी कैलकुलेट प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या था कि आपने वेक्टर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आपने वेक्टर लेट कर लिया कि एक्स वाई जी का ट्रांसपोज है। ये क्या है, ये आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 20 के करस्पॉन्डिंग। ए माइनस लैम्डा आई लिखा, साथ में v1 लिखा, v1 ये वेक्टर था। इन इक्वेशंस को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, इसको सॉल्व किया। अब अगर आप देखें तो एक्स और वाई दोनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो बट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन v1 क्या है, वो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब जी को हमने क्या कर दिया कि ये नॉन ज़ीरो। तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, फिर तीसरे में पुट करके आप सॉल्व कर लें। तो हमने जी को क्या रख लिया, 1 रख लें, या फिर टी रख लें, बाद में टी को कॉमन ले लें, तो आपके पास ये वेक्टर 1 आ जाएगा, जो कि पहली आपकी प्रिंसिपल डायरेक्शन आई है। इसके बाद नेक्स्ट आइगन वैल्यू हमने पुट की। जिस मैट्रिक्स को जिस फॉर्म में सॉल्व करना आसान हो हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ऊपर हमने सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया, नीचे देखें आपके पास ये